नमस्कार। मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। आज नवाचारों की कड़ी में हम, जैसा मैंने कल भी बताया था, हम जिन नवाचारों के डिस्कशन कर रहे हैं, जिन केस स्टडीज पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो हैं दिल्ली के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचार। और ये दिल्ली राज्य की नवाचार पुस्तिका है जिसपे हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। इन 4 केस स्टडीज में चौथी केस स्टडी का डिस्कशन हम आज आपसे करेंगे और वो केस स्टडी क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है इन नवाचारों से संबंधित या फिर ZIIEI प्रोग्राम से संबंधित, कि मतलब आप अपने नवाचार हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, किस तरीके से आपको नेशनल लेवल पर सम्मानित किया जा सकता है, वो कौन से तरीके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं इत्यादि। अगर आपके मन में कोई भी ऐसे प्रश्न है तो आप वो प्रश्न निश्चित तौर पे मुझसे वेबिनार के अंत पे पूछ सकते हैं, जहां मैं आपको समय दूंगा कि आपके मन में यदि कोई भी ऐसे प्रश्न है तो आप मुझसे निसंकोच पूछें। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई अपने अनुभव है जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हो और मेरे माध्यम से आप सभी शिक्षकों से, जो भी हमें फेसबुक अथवा जूम अथवा यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस साझा करना चाहते हैं, तो ये वेबिनार एक बेहतर और सशक्त माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से आप अपनी बात दूसरे शिक्षकों तक, दूसरे लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। आप यदि सीधे तौर पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, प्रश्नों के माध्यम से या बात करके अपनी अनुभव या अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो आप जूम पे हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी आपको फेसबुक में भी कमेंट बॉक्स पे प्राप्त हो जाएगी। तो आप उसके माध्यम से भी हमसे निश्चित तौर पे जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आप फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे आज की केस स्टडी की तरफ, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा, दिल्ली के नवाचार जो हमें प्राप्त हुए उन शिक्षकों द्वारा दी गई है, उन शिक्षकों द्वारा बनाए गए नवाचार हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने कहा, शिक्षकों द्वारा ही बनाए गए हैं, मैं शिक्षकों से ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये नवाचार हमने इसीलिए ZIIEI जो प्रोग्राम है उसका नाम ही रखा, उसकी टैगलाइन ही दी, एक नवाचार मंच शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के द्वारा। तो आइए बढ़ते हैं आज की केस स्टडी की तरफ, जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। उस केस स्टडी का नाम है अभिनव शिक्षण तकनीक, या इंग्लिश में बोलूं तो न्यू एज टीचिंग टेक्निक। क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक, क्या आवश्यकता है इसकी, आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। अभिनव शिक्षण तकनीक ये ऐसा केस स्टडी है जो आपको लगभग सारे राज्यों की, जो हमारी नवाचार पुस्तिका है, हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में आपको ये केस स्टडी मिलेगी। हाँ, उसके अंदर जो नवाचार दिए गए हैं वो अवश्य भिन्न हो सकते हैं, ये भिन्न होंगे, पर जो केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक की, वो हर नवाचार पुस्तिका में आपको देखने को मिलेगी। और उसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि अगर आप अभिनव शिक्षण तकनीक को शब्दों में तोड़ेंगे तो अभिनव मतलब नया, शिक्षण मतलब सिखाने का, तकनीक मतलब तरीका, सिखाने का नया तरीका। क्यों जरूरी है सिखाने का नया तरीका? हम इतने सालों से पढ़ा तो रहे थे कि टीचर क्लास में आए, किताब खोली, जो लिखा हुआ है किताब में पढ़ाने लग गए, बच्चों को बोला याद कर लो, बात खत्म। पर क्यों जरूरी है इसमें बदलाव? इसे कई सारे कारण। पहला तो ये कि कंपटीशन का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलने वाला है। अगर बच्चा समझेगा नहीं, उसके एक्सपीरियंस से लर्निंग नहीं होगी, तो उसका काम, इस लर्निंग का, इस पढ़ाई का काम आगे नहीं आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ जो हमने स्कूल टाइम पे पढ़े थे, लेकिन आज हमें याद नहीं है। और याद इसलिए नहीं क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ रटा था, और क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ रटा था, समझा नहीं था, इसीलिए वो हमें भूल गए। अगर हम उन्हें समझे होते तो हमें वो भूलते। तो इस कंपटीशन के दौर पे रॉट मेथड जो है, या रटन पद्धति जो है, उससे छुटकारे की बात सरकार भी कहती है। विभिन्न
शिक्षाविद भी कहते हैं कि बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, और रटाना अगर हमें नहीं है तो ये जो पुरानी पद्धति थी, बच्चों को क्लास में गए, हमने पढ़ा दिया और बच्चों को बोला रट लो, उस पद्धति से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, कोई भी काम आपको कितना भी पसंद हो, जब आप निरंतर वही वही काम करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं उसमें से इंटरेस्ट जो है, जो उत्साह है, वो कम होने लगता है। अब ये उदाहरण दोनों के लिए उतना ही एप्ट है, उतना ही सही है, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक। विद्यार्थी भी रोज सुबह उठता है, स्कूल आता है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, फिर घर गया, फिर होमवर्क किया, सोया, ट्यूशन गया, फिर रात में होमवर्क, फिर सो गया, सुबह सेम रूटीन। टीचर के साथ भी वही है। टीचर ने कहा सर हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 सालों से लगातार वही वही पढ़ा रहे हैं, अब तो ये हो गया है कि पूरा सिलेबस हमें कंठस्थ हो गया है। हम क्लास में जाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर दूसरी क्लास में चले गए, फिर वहां पढ़ाना चालू कर देते हैं, कुछ नया कहाँ है। और नया नहीं होगा तो कोई भी काम आपको कितना भी पसंद हो, जब आप रोज रोज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट में कमी आने लगती है। अब सबके साथ यही होता है। टीचर ने कहा इसी कारण से सर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे तरीके इजाद किए जाएं जिससे बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट बढ़े, और साथ ही साथ हमारा भी जो एक रुझान है शिक्षा के प्रति, वो लगातार बेहतर और बेहतर होता रहे और लगातार बढ़ता चले। और इसी कारण से हमारे टीचर्स ने जो केस स्टडी दी, उसका नाम हमने रखा अभिनव शिक्षण तकनीक, मतलब नए तरीके से सिखाने की टेक्निक या तरीके। वो कौन से तरीके हैं जो दिल्ली के नवाचारी शिक्षकों द्वारा हमें प्राप्त हुए, आइए हम बात करते हैं उन नवाचारों पे एक एक करके। तो पहला जो नवाचार मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो नवाचार है बस 1 मिनट। क्या है बस 1 मिनट, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमने देखा कि आप कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने बड़ी मेहनत की, बच्चों को टॉपिक पढ़ाया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को समझ आया या नहीं आया। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन अगर बच्चे ने आउटपुट नहीं दिया, उसका बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, तो तभी हमें पता चलता है कि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कि आकलन किस तरीके से करें कि बच्चों को समझ में आ रहा है अथवा नहीं, पहला। दूसरा, बच्चा जो किताबी ज्ञान है, जो एनसीएफ भी कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, कि बच्चों को किताब के अलावा, पाठ्य पुस्तक के अलावा जो बाहरी परिवेश है उसके साथ भी जोड़ना। तो बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन उस पढ़ाई का इस्तेमाल क्या वो आसपास की वस्तुओं पे, आसपास की चीजों पे, आसपास के परिवेश पे कर पा रहा है अथवा नहीं, यही जानने के लिए टीचर ने एक नवाचार दिया जिसका नाम है बस 1 मिनट। बस 1 मिनट नवाचार के अंतर्गत टीचर बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं। टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को 1 मिनट का समय दिया जाता है कि उस 1 मिनट पे उससे संबंधित जो भी जानकारी है, बच्चा आसपास के परिवेश में जो भी देख रहा है, जो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया, जो भी बच्चे ने सीखा, उसको बोर्ड पे आकर के लिखे। बारी बारी से बच्चों को ऐसा मौका दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे टीचर ने पढ़ाया, मान लीजिए संज्ञा पढ़ाई टीचर ने। अब टीचर ने जब संज्ञा पढ़ाई तो बच्चों को बोला कि अब बताओ मुझे, टॉपिक पढ़ाने के बाद टीचर ने कहा, टीचर ने किसी बच्चे को, फॉर एग्जांपल राहुल को बोला कि राहुल आप आओ, 1 मिनट आपके पास टाइम है। टीचर टाइम चेक करते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं बच्चों को, और आप आसपास के माहौल में कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं देख रहे हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं, ऐसे वातावरण में कौन क्या क्या ऐसी बातें, ऐसी चीजें हैं जो संज्ञा की श्रेणी में आता है या नाउन की श्रेणी में आता है। तो हम सब जानते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब बच्चे ने जो पढ़ा था, जो परिभाषा रट ली थी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, अब उसे समझना भी पड़ेगा एट द सेम टाइम कि नाउन इफ इज द नेम ऑफ पर्सन तो वो किसी बच्चे का भी नाम ले, प्लेस तो किसी जगह का भी नाम ले, और थिंग तो किसी ऑब्जेक्ट का भी नाम ले, किसी वस्तु का भी नाम ले।
अब बच्चा जो उसने किताब में सीखा था, किताबी ज्ञान से बाहरी परिवेश में भी आया और बाहरी परिवेश में जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार उसने उत्तर दिए और बोर्ड में उसने 1 मिनट में जो जो ऑब्जेक्ट्स, जो जो थिंग, जो पर्सन, जो प्लेस के नाम थे वो सारे उसने लिखे। सिमिलरली दूसरे बच्चे को बुलाया गया, दूसरे बच्चे को बोला गया कि आप लिखो और कोशिश करो कि जो नाम जिसने लिखे हुए हैं वो नाम आपको नहीं लिखने और 1 मिनट के अंतराल पे आपको ऐसा करना है। तो इस तरीके से बच्चों को बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है और उनका जो ज्ञान था उसको बाहरी परिवेश से भी जोड़ने लगते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चा क्लास में ज्यादा अटेंटिव होकर बैठता है, ज्यादा फोकस्ड रहता है, पहला। दूसरा, बच्चा बाहरी परिवेश से जुड़ता है सीधे तौर पे। तीसरा, बच्चे में अपने आप को दिखाने की, अपनी काबिलियत को दिखाने की, अपनी क्षमता को बढ़ाने की जो बढ़ाने का अवसर है वो यहाँ पे प्राप्त होता है। चौथा, बच्चा जब स्टेज पे आता है, बोर्ड पे लिखता है, तो उसका जो स्टेज फियर रहता है, जो प्लेटफॉर्म पे आकर के बोर्ड पे लिखता है, तो जो फियर रहता है उसका, सारे लोगों के सामने बोलने या कुछ लिखने का जो डर रहता है वो भी धीरे धीरे दूर होता है। बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चा बड़ी आसानी से जो किताब में लिखी हुई बातें हैं उनको रिलेट कर पाता है, महसूस कर पाता है अपने वातावरण से, अपने परिवेश के साथ। तो छोटे बच्चों की इसका जो इम्प्लीमेंटेशन वो यूजुअली प्राइमरी और अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल पे हम कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कि आप कोई भी पार्ट उठा लो, ज्यादातर पार्ट छोटी क्लासेस में आसपास के समुदाय, आसपास के माहौल, आसपास के वातावरण से ही संबंधित होते हैं। या तो पेड़ों के बारे में होगा, या फूलों के बारे में, या सब्जियों के बारे में, या फिर जानवरों के बारे में, या सूर्य के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पानी के बारे में इत्यादि। और ये सारी चीजें तो हमारे आसपास मौजूद ही हैं। तो क्यों ना, जब वस्तुएं मौजूद हैं तो इनका इस्तेमाल करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाए, बच्चों को रिलेट करने के लिए मौका दिया जाए कि वो रिलेट करे, महसूस करे और फिर उसका जवाब बोर्ड पे दे। अब कम समय में जब बच्चे को कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा उत्तर दे, तो अपने दिमाग का भी वो बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं। और दिमाग की एक्सरसाइज भी तो यही है कि हम जितना तेजी से इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ये शार्प, उतना ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये थी हमारी पहली केस स्टडी, पहला नवाचार, सॉरी केस स्टडी नहीं, पहला नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक के स्टडी के अंतर्गत, जिसका नाम था बस 1 मिनट। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्यों जरूरी है, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। और मूल्यांकन है क्या, ये बात करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ कभी भी किसी की कमियां दिखाना नहीं होता। मूल्यांकन का अर्थ तो ये है कि हम बच्चे को या किसी व्यक्ति को ये एहसास कराएं कि तुम में यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, या ये वो क्षेत्र है जहां पे तुम सुधार करके अपने कार्य को और बेहतर कर सकते हो। और इसी के अंतर्गत शिक्षक ने एक एक्टिविटी या एक नवाचार दिया जिसका नाम उसमें उन्होंने रखा मूल्यांकन, जिसमें बच्चों को विभिन्न टॉपिक पे बच्चों के ग्रुप बनाए जाते हैं और उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन टॉपिक्स पे उनको या तो चार्ट पेपर पे लिखना पड़ता है या तो चित्र आदि बनाना पड़ता है और वो जमा करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे टॉपिक हो सकते हैं, जैसे हम बात करें तो सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक परंपरा है, उस पर हो सकता है, ये संस्कृति पे हो सकता है, ये खेल कूद पे हो सकता है, ये सिनेमा पे हो सकता है, ये विज्ञान पे हो सकता है, ये समसामयिकी पे हो सकता है, ये किसी फेमस जो इवेंट हुआ हो, जो घटनाक्रम हो, उस पर भी टॉपिक हो सकता है। ऐसे कोई भी टॉपिक बच्चों को दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को चित्र अथवा चार्ट पेपर पे उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करनी पड़ती है, चिपकानी होती है या लिखना होता है। अब बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं और या फिर चाहे तो इसे कक्षावार किया जा सकता है। कक्षावार इस तरीके से कर सकते हैं कि सारी कक्षा के बच्चों का एक ग्रुप हो गया, उन बच्चों को एक गतिविधि दी जाती है जिसको हफ्ते भर के लिए टीचर दे सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर सोमवार से गतिविधि शुरू है और बच्चे सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, बल्कि शनिवार तक इस एक्टिविटी पे काम करते हैं, अपना चार्ट इत्यादि बनाते हैं और टीचर सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चे इस गतिविधि में शामिल हो
उदाहरण के तौर पर कोई अगर चित्र बनाने का काम है तो कोई बच्चा चित्र लिख रहा हो, कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा हो, कोई बच्चा अरेंजमेंट कर रहा हो इन सारी वस्तुओं का, कोई बच्चा लीड कर रहा हो, तो सारे बच्चों को मौका दिया जाता है कि बच्चे इस मूल्यांकन गतिविधि में शामिल हो। उसके बाद कक्षा स्वयं का मूल्यांकन करती है कि हमें कितने अंक दिए जाने चाहिए। मूल्यांकन करने के बाद ये जो बच्चों का चार्ट है या जो भी उनका काम है उसको दूसरी क्लास को, दूसरी कक्षा को दिया जाता है। दूसरी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उनको न्यायाधीश की भूमिका में रखा जाता है और उनको जिम्मेदारी समझाई जाती है कि आपको जिम्मेदारी के साथ मार्किंग करनी है, किसी को गलत करने के उद्देश्य से आपको मार्किंग नहीं करनी, बल्कि उसके अंदर क्या बेहतर सुधार हो सकता है इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको उसको मार्किंग करनी है। मार्किंग के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक चार्ट बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सबसे पहले लिखा कक्षा एवं वर्ग, फिर मौलिकता, उसके बाद मौलिकता के 10 अंक हो सकते हैं, सौंदर्यता के 10 अंक हो सकते हैं, साफ सफाई के 10 अंक हो सकते हैं, हैंड राइटिंग के 10 अंक हो सकते हैं, रचनात्मक के 10 अंक हो सकते हैं और समग्र प्रभाव के 10 अंक हो सकते हैं। तो टीचर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स अपने अनुसार बना सकते हैं और टोटल 50 का पूर्णांक होता है। जो न्यायाधीश बने बच्चे होते हैं उनको हर पैरामीटर में बच्चे को 10 अंक के आधार पर बच्चे की मार्किंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिखित सामग्री पे कि बच्चे ने लिखित सामग्री पे कितना कंटेंट पे काम किया है, क्या कुछ बच्चों ने मेहनत की है नहीं, उस पे सारे मार्किंग बच्चों की जाती है। अब डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पे न्यायाधीश मार्किंग करते हैं, उसके बाद शिक्षक चेक करते हैं और न्यायाधीशों से ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने मार्किंग कम की है तो इस पे किस स्थिति पे सुधार हो सकता है। तो दो तरीके से मूल्यांकन होता है, बच्चा स्व मूल्यांकन करता है और फिर उसका मूल्यांकन दूसरे करता है। तो बच्चे को स्वयं पता चलता है कि उसने क्या गलतियां करी थी जब उसने स्व मूल्यांकन किया, तो और फिर जो गलतियां रह जाती है, मैंने गलतियां नहीं बोलूंगा, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट थे, जो ऐसे क्षेत्र थे जहां और बेहतर किया जा सकता है, ये उसे दूसरी कक्षा के बच्चों द्वारा भी बताया जा सकता है। ये तो मैंने कक्षावार गतिविधि बताई, लेकिन इसको कक्षा अंतर्गत भी किया जा सकता है जहां बच्चों की डिफरेंट टीम बनाई जा सकती हैं और जो हम अलग अलग कक्षा में कर रहे थे वो बस एक कक्षा के अंतर्गत ही किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। इसके लाभ कई सारे हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यह गतिविधि बच्चों को, छात्रों को निर्णय लेने, अपनी योग्यता को और बेहतर करने, निखारने, जज करने की क्षमता इत्यादि भी साथ ही साथ सिखाते चलते हैं। यह जो गतिविधि है ये छात्रों को सक्षम बनाती है कई तरीके से। पहला कि जब बच्चा जज की भूमिका में है तो वो ये जानता है कि उसे निर्णय किस तरीके से लेना है, भेदभाव ना करे। जब बच्चा स्व मूल्यांकन कर रहा है तो वो ये समझता है कि मैं अपनी गलतियां कहाँ कर रहा हूँ, और अगर हम अपनी गलतियां स्वयं ढूंढना सीख लें तो हम बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तीसरा, जो बच्चे जब दिए गए विषयों पर डिस्प्ले और चार्ट इत्यादि के माध्यम से चित्र बनाते हैं या कुछ सर्च करते हैं तो उनकी रचनात्मकता कौशल का भी विकास होता है। एट द सेम टाइम जब बच्चा सर्च करता है, ढूंढता है कंटेंट को कि मैं किस टॉपिक पे लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिखूं, तो उसकी अब सोचने, समझने, आकलन करने की जो शक्ति है उसका भी लगातार विकास होता है। और इसके साथ साथ बच्चों में गंभीर और विश्लेषणात्मक सोच का भी विकास होता है, वृद्धि होती है या फिर उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये कई सारे फायदे हैं जो इस इनोवेटिव आइडिया के माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ जिसका नाम है रीडिंग क्लब। रीडिंग क्लब क्या है, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि किताबें बच्चों की या किसी व्यक्ति की सबसे अच्छी मित्र होती है। इंग्लिश में कहावत भी है कि बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन। अब अगर किसी बच्चे के अंदर पढ़ने की आदत डाल दी जाए तो यकीन मानिए आप खुद पाएंगे कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एग्जाम में। उसकी आकलन करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छे से उसका विकास होता है। बच्चा सही गलत का निर्णय ले पाता है और
खाली टाइम जो यहाँ वहाँ गलत गतिविधियों में बच्चे कई बार स्पेंड करते हैं, अगर पढ़ने की आदत उनके अंदर है तो वो किताबों में अपना वक्त बिताएंगे और वो ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। जो भी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है, जो भी दुनिया के सबसे रईस लोग हैं, उनमें अगर एक चीज आप कॉमन देखना चाहोगे तो वो कॉमन यही है कि सारे के सारे लोग पढ़ते बहुत हैं। और कई सारे जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन होते हैं, सफल बिजनेसमैन होते हैं, वो तो कहते हैं कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम टारगेट रखना चाहिए कि वो 60 किताबें पढ़े। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जो सफल लोग हैं और दुनिया के जो सबसे सफलतम लोग, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स रहे हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, सब ने, या मार्क जुकरबर्ग हो, सब इसी बात को कहते हैं कि आपको अगर अच्छा बनना है तो आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा और लगातार पढ़ने की आदत डालनी है। अब अगर हम ये आदत बच्चों को भी बचपन से, अपने विद्यार्थियों को भी डलवाएं, अपने घर के बच्चों को भी डलवाएं, तो यकीन मानिए आप स्वयं पाएंगे कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो निश्चित तौर पे बहुत बेहतर तरीके से होगा। और इस एक्टिविटी को लागू करने के लिए टीचर क्या करते हैं, उन्होंने रीडिंग क्लब बनाया जिसमें हर बच्चे को एक हफ्ते के लिए उनके एज के हिसाब से और पसंद के हिसाब से कोई पुस्तक दी जाती है। कोई कॉमिक भी हो सकती है, कोई नॉवेल भी हो सकती है, जो बच्चों को दी जाती है और उन्हें बोला जाता है कि आप इसको पढ़िए। हफ्ते के अंत पे बच्चों से उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे ने पढ़ा अथवा नहीं, और पढ़ा तो किन क्या क्या ज्ञान की बच्चे को प्राप्ति हुई या किस प्रकार से बच्चे को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अनुसार एक डेफिनेट पीरियड डिसाइड किया जाता है, जिसको बच्चों को ये टाइम डिसाइड करके उन्हें बताया जाता है कि इस टाइम पे आप लाइब्रेरी पे रहिए, और पुस्तक उन्हें पहले से दे दी जाती है, उन्हें बोला जाता है कि आप इसको पढ़िए। बच्चा हफ्ते भर, पूरे सप्ताह उस पुस्तक को पढ़ता है, जो भी उसका टाइम होता है, जो एक लेक्चर का टाइम उसे दिया जाता है। उस दौरान बच्चे पुस्तक को पढ़ते हैं, उससे ज्ञान अर्जित करते हैं, और उसके बाद शिक्षक उससे संबंधित, उस पाठ से, उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछता है। इससे कई सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि छात्र का जो जीवन है, हम सब जानते हैं उसमें पुस्तकों को बहुत महत्व है, और पुस्तकों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। बच्चों के रुचि के अनुसार उन्हें जीवनी, कार्टून, कहानी, रोचक प्रसंग, नैतिक कथा इत्यादि से संबंधित पुस्तकें बच्चों को दी जा सकती हैं, और उनसे आधारित बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका प्रोसीजर किस तरीके से होता है, आइए इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। कि विद्यार्थियों को एक सप्ताह के अनुसार, समय अनुसार जो पीरियड डिसाइड किया, उसमें बच्चों को बोला जाता है कि आप इसका अध्ययन करें। सप्ताह के अंत में जब बच्चे पुस्तक पढ़ चुके होते हैं, तब शिक्षक कई सारे कार्य बच्चों को सौंपते हैं। उदाहरण के तौर पे छात्रों से पढ़े गए पात्रों को चित्र बनाने के, पात्रों का चित्र बनाने को कहा जाता है कि आपने अगर कोई स्टोरी पढ़ी तो आप उसका चित्र बनाओ अपने अनुसार कि वो व्यक्ति कैसा रहा होगा, कैसा दिखता रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो आप उसका चित्र बनाओ कि बूढ़ा व्यक्ति कैसा होगा, कैसा दिखेगा। तो बच्चों के अंदर अब ये क्रिएटिविटी भी जागृत होती है, बच्चों के अंदर रचनात्मकता का विकास होता है। अब वो जब सोचेगा तो रिलेट करेगा कि जिस व्यक्ति की वो बात कर रहा है कोई राजा है, तो वो उसकी आकृति बनाएगा कि राजा कैसा दिखता रहा होगा। इसके बाद छात्र जो भी पढ़ते हैं, टीचर उन्हें टास्क देते हैं कि आपको इसका सारांश भी लिखना है। इससे जो पूरी स्टोरी थी, इसका आपको 100 वर्ड में सारांश बताना है, 100 शब्दों में, कि क्या गतिविधि हुई है, ये पाठ क्या कहना चाहता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई वैल्यूज की, मूल्यों पे आधारित है, कोई प्रेरक प्रसंग है, तो टीचर ये भी पूछते हैं कि इससे आपको क्या सीख मिली। कोई मोरल वाला स्टोरी है तो टीचर उसको पूछते हैं कि इसमें आपको क्या सीख मिली। साथ ही साथ शिक्षक अगर कोई ऐसे पात्र हैं तो उनकी जीवनी भी लिखने को बच्चों को कहते हैं। इससे सभी बच्चों को बोला जाता है कि अगर इसके अतिरिक्त भी वो कुछ कहना चाहते हैं तो स्टेज पे आए, प्लेटफॉर्म पे आए, और वो अपनी बात कह सकते हैं। और उन्हें स्टेज पे आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए सभी बच्चों, शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य द्वारा तालियों के माध्यम से सम्मानित भी किया जाता है।
इसके लाभ क्या है? इसका लाभ ये है कि एक प्रभावी गतिविधि है जो आजीवन सीखने को बढ़ावा देती है, क्योंकि बच्चे में अगर बचपन से पढ़ने की हैबिट डाल दी जाए तो लगातार बच्चे पढ़ते रहते हैं और ये आदत फिर जल्दी छूटती नहीं है। दूसरा, बच्चों में कई बार हम देखते हैं कि बच्चे पुस्तकालय जाने से कतराते हैं। इस नवाचार से बच्चों में पुस्तकालय के प्रति जो रुचि है उसका विकास होता है। बच्चों की जो रुचि है या जो अभिरुचि है वो किताबें पढ़ने में बढ़ती है और वो लगातार किताबों के प्रति आकर्षित होते हैं। बच्चों में कल्पनाशीलता का भी साथ ही साथ इस नवाचार के माध्यम से विकास होता है। तो ये था हमारा तीसरा इनोवेटिव आइडिया, रीडिंग क्लब। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनोवेटिव आइडिया आपको पसंद आया होगा। शिक्षक होने के नाते हम सब किताबों के महत्व को भली भांति जानते हैं, या मैं ये कहूँ कि शिक्षकों से बेहतर तो किताबों के महत्व को कोई समझ ही नहीं सकता। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है गाने तराने। हम सबको या ज्यादातर लोगों को गाने बहुत पसंद होते हैं। कई बार गाने याद भी नहीं रहते तो मुझे तरानों के माध्यम से या धुन के माध्यम से गुनगुनाते रहते हैं। और यकीन मानिए, मुझे तो कई बार ये लगता है कि अगर जिस स्पीड से मुझे गाने याद होते हैं या गाने याद होते थे, अगर इस तरीके से जो मैंने पढ़ा है या जो सिलेबस में होता था स्कूल टाइम में, अगर वो याद हो जाए तो उससे तो आसान कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम लोग अक्सर कई बार जो कविताएं होती थी या संस्कृत विषय होता था, तो कई सारे आंसर्स, टॉपिक्स, विषय हम लोग गानों के माध्यम से याद करने की कोशिश करते थे। टीचर ने ये इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम रखा उन्होंने गाने तराने। हम सब जानते हैं गाने बड़ी तेजी से हमारे जुबान में आ जाते हैं, हमें बहुत जल्दी याद होता है, और इन्हीं गानों के माध्यम से अगर बच्चों को विषय पढ़ाया जाए या विषय या आंसर बच्चों को पढ़ाया जाए, कोई टॉपिक, कोई कविता बच्चों को गाने के माध्यम से, राइमिंग के माध्यम से सिखाई जाए तो बड़ी आसानी से बच्चों को याद हो सकती है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अगर गा के माध्यम से बच्चों को तो बड़ी आसानी से बच्चों को याद होती है। इसी तरीके से कई सारे जो पोम्स हैं, कविताएं हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, वो भी बच्चों को गानों के माध्यम से याद कराए जा सकते हैं। इसके लिए शिक्षक ने क्या किया? शिक्षक ने कुछ भजन या लोकगीत या फिर फिल्मी गाने जो इंग्लिश या हिंदी के हो सकते हैं वो बनाए, और उसके बाद बच्चों को गाने दे दिए जाते हैं, उनकी धुन दे दी जाती है, उन्हें बोला जाता है कि इन गानों पे आपको इस विषय के प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं, या पोएम तैयार करनी है, या कविता तैयार करनी है, और आपको उसे इस लय पे लयबद्ध करना है, इस धुन पे लयबद्ध करना है। अब बच्चों की 5-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं, उनकी टीम बना दी जाती है और सारे बच्चों को ये काम दिया जाता है। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चे इस गतिविधि में सम्मिलित हो रहे हो, शामिल हो रहे हो, और सारे बच्चे इस गतिविधि में सम्मिलित होकर के कोई ना कोई काम कर रहा है। जैसे कोई बच्चा अगर धुन बना रहा है तो धुन बनाए, कोई बच्चा किस तरीके से संगीत में लयबद्ध किया जा सकता है इस टॉपिक को वो करे, कोई बच्चा उस गाने के धुन में जो टॉपिक है उसको सजो रहा हो। तो सारे बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं इस गतिविधि में, और अंत में इसको चाहे तो महीने या चाहे तो हफ्ता का टाइम दे सकते हैं, और उसके अंत में सारे बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल शनिवार के दिन शिक्षक बच्चों को बुलाते हैं और बच्चों से उस विषय पे आधारित जो उन्होंने गाना बनाया है, जो थीम पे आधारित गाना बनाया है, जो धुन बनाई, जो तराने बनाए हैं, उनसे संबंधित गाना गाने को बच्चों को बोलते हैं। बच्चे पोम, कविता या गाने को के माध्यम से उस टॉपिक को बताते हैं, उसको समझाते हैं। इसके बाद जब बच्चों ने गाना गा दिया तो तालियां बजाई जाती है और फिर बच्चों से उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं तो बच्चों से डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग पूछा जाता है, बच्चों से उसके शब्दार्थ पूछा जाता है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची पूछे जाते हैं, बच्चों से विलोम शब्द इत्यादि पूछा जाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे ने गहराई से उस विषय को पढ़ा है या नहीं, या फिर सिर्फ धुनबद्धी या लयबद्धी किया है। तो बच्चे
सेम टाइम आप काफी गहराई से पढ़ रहे होते हैं। जब लयबद्ध करते हैं तो जो भी शब्द आते हैं उसको मीनिंग निकालने, उनका शब्द निकालने का भी प्रयास करते हैं, क्या समानार्थी शब्द भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनका पर्यायवाची भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनका विलोम इत्यादि भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यदि कोई समूह शब्दार्थ का उत्तर या फिर जो भी प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसका उत्तर शिक्षक स्वयं देते हैं, और जो उत्तर होता है बच्चे अपनी अपनी कॉपियों में लिख लेते हैं। पूरी इससे फायदा ये होता है कि पूरी कक्षा में संगीत का माहौल बनता है, बच्चे उत्साहित होते हैं। अगर किसी बच्चे से वाद्य यंत्र बजाना आता है तो वो भी कर सकता है। बच्चों में कई बच्चे वो ऐसे हो सकते हैं जो इसी क्षेत्र में अपने करियर बना सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, संगीत में या फिर गायन के क्षेत्र पे। तो इस नवाचार से कई सारे फायदे होते हैं। कक्षा में जो उपस्थित अन्य विद्यार्थी हैं वो ताली, चुटकी आदि के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये थे नवाचार जो मुझे आपसे डिस्कस करने थे। इससे लाभ क्या होता है थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं। इससे का पहला लाभ तो ये है कि छात्र और छात्रा मनोरंजन पूर्ण तरीके से विषय वस्तु को समझ लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं। गाने के माध्यम से जब बच्चे इस विषय वस्तु को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो बड़ी आसानी से उन्हें वो याद हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में आपसी सामंजस्य की भावना स्थापित होती है, बच्चों में सहयोग की भावना भी साथ ही साथ जागृत होती है, और छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती है। तो ये थे दिल्ली के केस स्टडी अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत 4 नवाचार जो मुझे आज आपसे डिस्कस करने थे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नवाचार पसंद आए होंगे। अब आपके मन में यदि कोई प्रश्न है इन नवाचारों से संबंधित या फिर ZII प्रोग्राम से संबंधित कि कैसे आप अपने नवाचारों तक पहुंचाएं, या फिर आपके कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं और मेरे माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से देश भर के शिक्षकों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपका स्वागत करूंगा। आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो बिल्कुल आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या फिर आपके अनुभव को सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर तक मेरे साथ इस लाइव वेबिनार को जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं प्रफुल्ला गोवा से बात कर रही हूँ। प्रफुल्ला मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हेलो सर। हाँ सर, हमें आपने अभी बताया ना, हम गानों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं और बच्चा है। तो स्टैंडर्ड फर्स्ट को मैं क्या करती, ज्यादा से ज्यादा वही गानों से पूरा बॉडी, बाद में चांद सूरज, वही गानों में हमेशा पहले से ही सिखा रही थी। लेकिन नवाचार को ऐसे करने को नहीं आता, बोला तो कैसे एक्सप्रेस करे। उसी से बच्चा क्या करते, बाहर लाकर हर हर एक विषय पे गाना गा के ही मैं ये करती हूँ। और उसी तरह और एक सब्जेक्ट हमें लगाया है, वैल्यू एजुकेशन। वो 3-4 साल से गोवा में शुरू किया, मूल्यवर्धन उसको बोलते। सो उसी में ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, बच्चों से पूरा बोले तो, जब भी हम सुबह हमारी शाला 7:30 बजे शुरू होती, कम से कम 7:45 असेंबली। तो असेंबली प्रार्थना से हमारा स्कूल 1:45 छूटता है। पूरी जिम्मेदारी हम बच्चों पे डालते। सो बच्चा इतना होशियार बनता है, बोले तो इतना कॉन्फिडेंट बनता है। असेंबली को भी बस योगा बच्चा करते हैं, बोले तो बाद में ये देना, कुछ आज की ताजा खबर ऐसा। सो अखबार पढ़ना, सो इम्पोर्टेंस जो है ना, कुछ ऐसा हमेशा
कम से कम 10 क्विज जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछना। सो यहाँ से एक एक बच्चा आगे आता है। बाद में योगा लेते हैं, कुछ कहानी भी सुनाते, हर एक बच्चों को आगे असेंबली को आने को मिलता है। और ऐसा कुछ हम सेलिब्रेट करते 15 अगस्त वगैरह। तो एंकरिंग जो रहता है पूरा, चाहे हमारे इधर गांव के सरपंच आते, पंच आते, बहुत लोग आते, तो पूरा हेलो। हेलो। हाँ मैम, कनेक्शन ब्रेक हो गया है क्या? हेलो। 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 हाँ जी, प्रफुल्ला मैम से शायद हाँ कनेक्शन सर, ब्रेक हो गया था। डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके ओके ओके, या मैम। हेलो सर। या मैम, आई कुड हाँ लिसन। सर, डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ। ओके। सो लेकिन मैंने नवाचार को सर नहीं डाला, लेकिन बच्चा अपना आप वो मूल्यवर्धन से उससे पहले हम सब बोले तो कुछ एक ये हुआ, एकादशी हुआ, पंढरपुर यात्रा, ऐसा गांव गांव के सब महिलाओं को इधर आकर ऐसा प्रोग्राम बनाना। बोले तो वही हर इसी में सबको शामिल करवाते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा बोले तो इधर आने को मिलता था। सो कुछ पार्टिसिपेंट्स करने के लिए उन्हें भी मिलता था। तो इसी तरह मूल्यवर्धन मैंने पूरा ये किया था, और मूल्यवर्धन का मैं पूरा भेज रही थी उनको। तो वो हमको पुणे से सर आए थे। सो वहां पे पूरा पूरा का पूरा हम वीडियो सब निकाल कर जितना प्रोग्राम्स करते, कोऑर्डिनेटर को इधर वो भेजते थे। कोऑर्डिनेटर भी पूरा लेके जाता था, और उसी तरह स्कूल को उसने मेरा ये दिया, ऐसा इनाम भी दिया ऐसा। लेकिन नवाचार को मैंने जो करती हूँ, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया अभी तक, नहीं ये किया। तो मुझे करवाना था कुछ एक्टिविटीज भी करते वक्त। मैं क्या करती अभी रिगार्डिंग एनिमल्स डोमेस्टिक, ऐसा बोले तो पालतू जानवर, ऐसा डोमेस्टिक बोले तो और पूरा ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ड्राइंग निकाला, जानवर समझो, मछली, बोले तो वाटर एनिमल्स, ऐसा सब। और मैं क्या करती, दो ग्रुप बनवाया और बच्चों को बोला तुम इसी में से आपको मांगता जो पसंद है वो पिक्चर निकालो। तो पिक्चर निकालने के बाद बच्चा अपने। हेलो। हेलो सर। हेलो। या मैम, या मैम। हेलो। या मैम, आई एम लिसनिंग हाँ टू तो यू। बाद में हाँ वो पूरा डिस्क्राइब करता, बोले तो गाय का बारे में डिस्क्राइब करो। बोले तो एक 5 6 लाइन्स के अथा 10 लाइन्स उसका बारे में बताओ, बोले तो बताता है। और इतनी जानकारी, इतना खुद इतना माइन्यूट ऑब्जर्व करने को मैं उसे कहती। और छोटे 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 सवाल बाकी बच्चों को पूछने को लगाती, उसे बोलती तुम पूछो। इसी का बारे में दूसरा ग्रुप है, वो ग्रुप का बच्चा बोलता। सो इसी तरफ वो खुद बाद में बोलते हाँ ये ऐसा ये रानटी जानवर है, जंगल में जंगल जानवर है, नहीं तो ये मछली पानी में रहने वाली। सो ऐसा बोले तो इसी तरह मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए थे, लेकिन कभी ये किया नहीं। सो अभी तो बच्चे नहीं हैं। सो मुझे अगर भेजना है तो मैं सर कैसे भेज सकती हूँ? बिल्कुल। बोले तो अभी बच्चे नहीं है ना, वो मेरे पास पूरे ये है, मॉडल्स हैं निकाले हुए, मैंने ड्राइंग खुद हाथ से निकाला हुआ है। कुछ बाद में हम लोग रक्षाबंधन आया, राखी खुद बच्चे बनाते, उसका फोटोज है मेरे पास। जो जो चीजें बनाते बोले तो पूरा बच्चों ने ही, उनने ही बनाया, मैंने बस उन्हें सिखाया। वो पूरे के पूरे वीडियो है मेरे, ऐसा वीडियो गए हैं, लेकिन कुछ फोटोज है मेरे पास। अभी तो बच्चे नहीं है। अब मैं क्या करती, अंदर मेरे कैमराज है, अभी भी मैं स्कूल में अंदर, आज ही मुझे इधर कनेक्टिविटी मिली तो मैं बाहर बैठी, मैं सोशल डिस्टेंस से बाहर बच्चों को सिखाती हूँ। ऐसा एक आज 5 बच्चे बाद में
हेलो, सब बार बार कनेक्टिविटी जा रही। हाँ, तो नेटवर्क अभी इशू नहीं है। अभी बच्चे नहीं तो मैं कैसे उतारूं सर, कैसे भेजूं? अगर मैं भेज अभी सकती हूँ क्या, मुझे बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा आपको फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। आपने दोनों जो इनोवेटिव आइडियाज बताए, चाहे वो मूल्यवर्धन की बात हो या फिर पिक्चर से ज्ञान, जो आपने बताया चित्रों से ज्ञान, हाँ बच्चों को हाँ चित्र जो है वो पिक करते हैं और बच्चे स्वयं ही खुद से उसका आंसर देते हैं। दोनों हाँ इनोवेटिव आइडियाज मुझे बहुत अच्छे लगे आपके। हाँ दो काम इस पे कर सकते हैं। पहला तो आप अपना इनोवेटिव आइडिया जो है मैम हाँ www.ziei.com पे जाइएगा प्रफुल्ला मैम। वहां पे हाँ आपको सबमिट करे का ऑप्शन आएगा। हाँ। आप दोनों ही आइडिया अलग अलग सबमिट कीजिएगा, दो बार, अच्छा मतलब समझ अच्छा। रहे हैं, क्योंकि मूल्यवर्धन आपका एक इनोवेटिव आइडिया है और हाँ आपका चित्रों से ज्ञान या पिक्चर से ज्ञान दूसरा इनोवेटिव आइडिया है। तो हाँ दो हाँ बार इनोवेटिव आइडियाज सबमिट कीजिएगा, क्योंकि ये हाँ। दोनों इंटायरली डिफरेंट आइडियाज हैं। प्लीज हम्म। सबमिट कीजिए, मेरे मुझे आपके इनोवेटिव आइडियाज पर्सनली अच्छे लगे। आ, सर लेकिन सर अभी तो बच्चे नहीं हैं, अभी आप बच्चों अभी को लेते लेते वक्त वीडियो चाहिए ना, वो मैं क्या करूँ? ये ऐसा कर सकते हैं, अभी अपने इनोवेटिव आइडियाज आप हमें भेजें, कुछ फोटोज वगैरह आपने के पास होंगी इसकी। हाँ हाँ सर, देखती हूँ सर हाँ, मोबाइल तो में अगर थोड़ी। एक्टिविटी कराते हुए फोटोज हो तो भी वो चल जाएंगी। फिर हम भी जानते हैं कि अभी कोविड की वजह से स्कूल बंद है, तो हाँ जब ओपन होंगी उस टाइम से आपसे वीडियोस वगैरह के लिए बात कर लेंगे हाँ हमारी टीम, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो आपसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप www.ziei.com पे जाएं, जो कि जूम पे आपको अभी लिखा हुआ भी मिलेगा वेबसाइट का एड्रेस। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो वहां पे आप जाएं और क्लिक करें, आपको सबमिट योर पोस्ट करके एक ऑप्शन आएगा, सबमिट हाँ योर सर। आइडियाज, तो आप उस पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा और ओके। दोनों आइडिया एक एक करके सबमिट कीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर। हाँ दूसरा, सर। अभी आपको मैं एक उज्जवल का नंबर दे दे रहा हूँ। हाँ आपके कमेंट सेक्शन में जूम पे एक नंबर आ जाएगा, हाँ उस पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि इनोवेटर सेशन हम या एग्जीबिटर सेशन हमारा हम लगाते हैं। तो हाँ उसमें आप अपने जो टीएलएम्स आपने मुझे बताया कि आपने बनाए हुए हैं सारा सब कुछ, तो हाँ वो सर। भी वो भी आप दिखा सकते हैं। इसी जूम पे भी वो चलता है और फेसबुक लाइव पेज पे भी चलता है हमारे। हाँ हाँ हाँ। तो देश भर के टीचर आपको सारे आपके टीएलएम आपको एक्टिविटीज करते हुए भी देखेंगे। So that could be a अच्छा। wonderful option where you can showcase whatever you are doing wonderfully for the kids of your school. So या that definitely need to be shared with the students, with the teachers of other part of our country at the same time. या So हाँ I सर। would really appreciate you for that, ma'am. You must have received the number of Ujjwal as well. So ओके kindly get in touch with him. I will also inform him that I had a word with you, and that's what we could do. सर। सर खाली वो जो मैंने मॉडर्न स्टिचिंग एड बनाए उसी के फोटो निकाल कर भेजना सर। पूरा मैं हाँ, ऐसा एक रूम में रखकर मैं फोटो खिंचवा कर ऐसा वही भेजू। हाँ मैम, अभी आप वही भेज दीजिए और अपना आइडिया थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। सबमिट करने का ऑप्शन जहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, सबमिट का हाँ ऑप्शन आएगा, तो उसमें आपसे खुद ही पॉइंटर्स लिखे होंगे कि आपका आइडिया से किसको बेनिफिट होता है, हाँ। स्टूडेंट्स को या टीचर्स को। फिर ओके। सिमिलरली उसमें पॉइंटर्स होंगे कि ब्रीफ योर आइडियाज, कि अपने आइडिया को थोड़ा सा ब्रीफ करें। अगर आपके पास फोटोज एक्सेट्रा हैं तो वो सबमिट करें, ऐसा ऑप्शन आता जाएगा और आपको हाँ। उसको फॉलो करते चलते जाना है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। थैंक शुक्रिया यू सो बहुत। मच प्रफुल्ला मैम। यस सर। और किसी, वेलकम मैम। और किसी टीचर्स के पास कोई क्वेश्चंस हो या अपने एक्सपीरियंसेस आप साझा करना चाहते हो तो आप बिल्कुल मेरे साथ साझा कर सकते हैं। पुष्पा मैम, आई बिलीव आप कुछ बोल रही थी। यस सर। मैं बोल रही थी, नमस्कार। मैं नमस्कार बोल रही मैम। थी, जैसे आपने, मैं तो इसमें भाग ले चुकी थी सर पिछली बार। पहुंचे भी अपने राज्य बिहार से, मैं शेखपुरा से बोल रही हूँ, बिहार के शेखपुरा जिला से। तो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आते हैं, प्लस हमारे शहरी क्षेत्र के भी बच्चे आते हैं। मैं खुद से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई करी थी, लेकिन उसके बाद मेरे पापा नौकरी करते थे, मैं वहां चली गई। तो वहां चली गई तो उनके साथ रहने लगी, वहां से मैंने पढ़ाई पूरी की और मैं टीचर बनी। मध्य विद्यालय बसंती कन्या स्कूल की शिक्षिका हूँ, जी मैम। मतलब मैं नियमित शिक्षिका हूँ। जी जी। तो इसमें सर मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे बच्चे तो हैं, मैं अपने आइडियाज जितने मैंने आपके पास भेजे हैं उसके मुताबिक मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। सर मेरा हमेशा ये ख्याल होता है कि जो हमारे यहाँ बच्चे कुछ विकलांग या जिसको दिव्यांग आप कहते हो वो भी आते हैं। तो जी मेरी ऐसी मतलब
इच्छा होती है, मैं उनके साथ इतना मतलब आत्मीयता का व्यवहार करती हूँ, उन बच्चों में मैं ऐसा देखना चाहती हूँ कि मतलब जो सामान्य बच्चे हैं, उन्हीं की तरह वो बिहेवियर करें। अभी बिल्कुल। हमारे अगली बार जो 10 से 11 बजे में जो सर थे, कौन अरविंद सर करके, कौन अशोक क्या सर। नाम? अशोक अशोक सर। सर जी। तो जी मैं उनका भी प्लस आपका भी बराबर मैं देखती हूँ, वैसे मैं स्कूल में होती हूँ तो सर बच्चे अभी तो हैं नहीं, मैं खुद से ऐसे जी, किनारे में बैठ जाती हूँ कहीं पे स्कूल में, ऑफिस के पास या कहीं, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है सर तो टावर आता नहीं जल्दी। ओके। तो सर मेरी तो इच्छा ये होती है कि सर मेरे में जितनी क्षमता है, मैं ये चाहती हूँ कि अपने सारी क्षमताओं को, अपनी सारी योग्यता को, जितनी सारी बातें मैं जानती मैं अपने बच्चों में दे दूं। जैसे मैं अपने बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं सर, मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, उसी बातें मैं उन बच्चों को भी समझती हूँ कि मतलब हमारे ही बच्चे हैं। और सर हमारी ये मतलब हमेशा ऐसी ये मतलब इच्छा होती है कि मैं अपनी जितनी बातें मेरे में है सर, जितनी क्वालिटीज मैं अपने आप में समझती हूँ कि मैं इतने योग्य शिक्षिका हूँ या ना हूँ या जो भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे हों। और मैं जहाँ तक देखती हूँ सर कि जिन बच्चों के साथ आत्मीयता प्रेम से जो बातें की जाती है, रियली में सर मैंने भी खुद से अनुभव किया है, वो बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। और वो बच्चों का भी व्यवहार मेरे प्रति स्कूल में पूरे विद्यालय में जितने शिक्षक हम लोग सर 12 दे रहे हैं, लेकिन उनमें देखती हूँ सर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक काफी आदर सम्मान के साथ देखते हैं सर। पिछली बार एक शिक्षक ने आपसे प्रश्न किया था कि मतलब शिक्षक मास्टरबा बोलते हैं ऐसा करके, बिहार के ही थे। तो मैंने जी, उनका खंडन किया, सर बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद से एक शिक्षिका हूँ, सारे बच्चे इज्जत करते हैं, जैसे ही देखते हैं। सर ये ग्रामीण क्षेत्र है तो सर पैर छू छू करके सबको प्रणाम करते हैं सर, बिल्कुल, गुड बिल्कुल। मॉर्निंग गुड इवनिंग। तो ये सरकारी विद्यालय ऐसा बहुत कम ही बच्चे करते हैं, हाँ, करते तो हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं चरण है। छू लेते हैं, वो पैर लेकिन छूते जी हैं, वो बिल्कुल। पैर छूने की यहाँ पे तो आदत डाली गई है घर से भी प्लस विद्यालय में भी। तो सर मेरी ये क्या मैं जो कर रही हूँ कि मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या मैं अपने स्तर से सही कर रही हूँ या इसमें और सुधार किया जा सकता है? पुष्पा मैम, पहले तो सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ आपको। जी जो नमस्कार का, सर। जो कार्य आप कर रही हैं सच में वो प्रेरणादायक है, क्योंकि जी मैं मेरी थोड़े से आंखें नम हो रही हैं यह बात सुनते हुए आपकी, जो आपने सारी बातें बताई कि किस तरीके से आप बच्चों की मदद करती हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो या नॉर्मल हाँ बच्चे सर, हो। और ना बच्चे तो व्हील चेयर से आते हैं सर, मतलब ये उसका नाम बहुत जरूरी है मैम, सुनिए ये ना सर, वो बहुत। व्हील जी जी। चेयर से आती है, व्हील चेयर से आते हैं सर, उसके दोनों पैर खराब है सर, ओ, प्लस एक आंख भी उसकी खराब है। लेकिन सर जब से मैंने उसको मतलब प्रोत्साहित किया, वो तीसरी क्लास से मेरे स्कूल में आई, तो जब से मैंने उसको प्रोत्साहित किया सर, अभी वो 7th क्लास में आ गई है, मैं 8th क्लास की क्लास टीचर हूँ। तो बच्चे जब भी आते हैं सर हंसते हुए मुस्कुराते हुए आते हैं, ऐसे वो विद्यालय आना नहीं चाहती थी, बोलती थी सब मुझे मतलब बीके लांग कह चिढ़ाते के बुलाते हैं जी। हैं। तो सर वो उसमें हीन भावना पैदा हो गई थी सर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी वो क्लास में द्वितीय स्थान प्राप्त करती है सर, इस बार क्या करी बात। है, परीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन हमने एक अपने स्तर से एक प्रश्न पत्र बनाई थी। अभी तो लॉकडाउन है सर, मैं कुछ करती नहीं, तो जी जी। हफ्ते में सर शनिवार को मैं एक प्रतियोगिता परीक्षा समझिए अपनी क्लास में देती हूँ। हफ्ते दिन मैंने साइंस पढ़ाती हूँ, मैंने क्या पढ़ाया, तो सर मैं 5-5 प्रश्न सभी विषय से देती हूँ, संस्कृत हो, मैथ हो, चाहे हिंदी हो, जो भी हो। लेकिन देखती हूँ सर मैं उस बच्चे में काफी सुधार हुआ है सर। और वो पूछी मेरे से एक दिन कि क्या मैं भी पढ़कर आपके तरह शिक्षिका बन सकती हूँ, यानी मैडम बन सकती हूँ? नहीं नहीं, क्या आपको बात मैडम बनकर नहीं रहना है। है, इससे बहुत आगे आपको बढ़ना है। तो क्या सर मैंने उसको सही सजेशन दिया या नहीं? आप निश्चित तौर पर बधाई की पात्र हैं मैम, आप बहुत जी बेहतर काम कर रही हैं और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप समझ रही हैं, एक बच्ची जो विद्यालय नहीं आना चाह रही है इस हीन भावना के साथ, जिस हीन भावना जी के जी साथ वो जीवन भर रहती, जी अपने सर। घर परिवार उस माहौल में शादी के उपरांत भी, उस बच्ची का आपने जिस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ाया शिक्षा के प्रति और जैसा आप बोल रही कि वो द्वितीय स्थान लाती है, ये जी बहुत जी प्रेरणादायक है मैम। जी और अगर सब शिक्षक इसी तरीके से, यकीन मानिए, अगर सारे बच्चों को अपने बच्चों की भांति मानकर पढ़ाने लग जाएं, जी। शिक्षा देखिए देने सर, लग जाएं, सर तो देखिए मेरी एक बात और सुनिए सर, मैं ये चाहती हूँ सर, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं वो भी तो किसी टीचर के पास ही बिल्कुल, पढ़ते हैं सर। बिल्कुल सही अगर बात है। मैं मेरे बच्चे को भी कोई अन्य शिक्षक देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं दूसरे के बच्चे के साथ विश्वासघात करूं या अपना कर्तव्य का निर्वाह ना करूं और तो यही फिर मेरे बच्चे उसका के असर साथ तो लागू वहां हो भी जाए होगा। तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है और यही सोच लेके अगर हम सब चले ना मैम,
तो जो हम जी बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, यकीन मानिए विश्व गुरु बनते भारत को देर नहीं लगेगी। और यस सर। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, मेरी सभी शिक्षकों से अपने अनुरोध है कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, हम सबको इसी तरीके से अपने बच्चों को लेकर के चलना है कि जी वो सर, एक प्रतिभा हमारे खोज ही परीक्षा होती बच्चे है हैं। जी सर, जी। हमारे सरकारी विद्यालय में 8 के बच्चों को, वो इस बार 8 में आई, यानी मेरे क्लास में। तो एक प्रतिभा खोज परीक्षा होती है सर, उसमें बच्चे जी को जी। मतलब हमारे विद्यालय से कई बच्चे कई बार निकले हैं, प्लस उनको पैसे भी मिलते हैं। मेरा उसके प्रति यही बने, हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं उसको वहां तक पहुंचाऊं सर, और उसको भी वो पैसा प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, अगर इसी तरीके से शिक्षक निरंतर प्रयास करता रहेगा मैम, तो जी, उसको ऐसा देखकर बहुत संभव ही दया नहीं आती है है, सर। ऐसा जी संभव ही नहीं है कि विद्यार्थी उस मुकाम को हासिल ना करें जी, या बहुत ना कर मतलब पाए। मेरे मुझे खुशी होगी जब वो कोई जगह पकड़ लेगी तो सर। और मुझे ज़रूर बताइएगा मैम, आप ज़रूर हमें यस, इन्फॉर्म कीजिएगा हमें थैंक यू, मैं कि बताऊँगी आपको सर, उसके लिए मुझे बिल्कुल, बहुत लगता है सर, बहुत लगता है, उसको देखकर बहुत दया आती है। तो उसको मतलब मेरे ऐसे भी दया मैं नहीं, विजय। दया यस नहीं सर। स्नेह आता है। हाँ, जी, इतने आता मतलब सर, उसको लगता है क्या मैं करूँ कि मतलब ये आगे बढ़ जाए? ऐसा मतलब मन में फीलिंग होती है सर। नहीं, बहुत अच्छा है मैम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर आपको और शक्ति प्रदान करे, आप ऐसे ही निरंतर अपने विद्यार्थियों के लिए बेहतर और यस बेहतर करते चलें और आप सर, थैंक यू प्रेरणादायक सर, सर थैंक बनें। यू, आपको बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद सर। थैंक यू जी, सो मच, नमस्कार। शुभ समय। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। जी, मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। घड़ी इशारा कर रही है और मुझे सामने से इशारा हो रहा है कि 12 बज चुके हैं। तो आप सबके अनुभव सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, और सच में मेरे पास शब्द नहीं इस वक़्त, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि इस तरीके से आप अपने विद्यार्थियों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही निरंतर मदद करते रहिए, बेहतर कार्य करते रहिए, और आइए हम सब मिलकर अपना कार्य बेहतर करते हुए देश को और सशक्त और बेहतर बनाते हुए जिस विश्व गुरु भारत की हम बात करते हैं, वही बनाने का प्रण लें। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरज आज आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर किसी एक नई केस स्टडी किसी दूसरे राज्य के नवाचारों पर हम चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।